हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग देख लिए थे कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखे थे कि हमारा डबली रेनफोर्स बीम कहाँ ज़रूरत पड़ती है और उसका मकसद क्या होता है उसको बनाने का, क्या क्यों हम लोग सिंगली रेनफोर्स बीम नहीं बनाते हैं, डबली रेनफोर्स बीम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब यह लेक्चर में क्या हो रहा है कि हम लोग को एनालिसिस पढ़ना है कि कैसे हम लोग एक्सयू निकालेंगे। एक्सयू क्या होता है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चाहे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए, चाहे डिज़ाइन करने के लिए हमको न्यूट्रल एक्सिस पता रहनी चाहिए। तो न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहाँ कंप्रेशन का और कंप्रेसिव फोर्स का और टेंसाइल फोर्स का दोनों का एक्शन जो होता है वो निग्लेजिबल होता है या ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ऐसी एक्सिस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि डबली रेनफोर्स बीम वो बीम होता है जहाँ पर क्या कहते हैं, टेंशन जोन में भी और कंप्रेशन जोन में भी, दोनों में स्टील या रीइंफोर्समेंट यूज़ किया जाता है, प्लेस किया जाता है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था कि क्यों ज़रूरत पड़ती है जब हमारा मोमेंट जो होता है जनरेट होता है किसी बीम में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी बीम की बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अम्यू लिमिटिंग से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग डबली रेनफोर्स बीम बनाते हैं। इसमें वही होगा, इसका एनालिसिस में होगा जैसे ये जो है वो कोई डबली रेनफोर्स बीम है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस डबली रेनफोर्स, अब किसी बीम को बनाने के लिए पहले डबली रेनफोर्स बीम बनाने के लिए पहले उसको सिंगली रेनफोर्स बीम में तोड़ेंगे और जितना एडिशनल स्टील पड़ रहा है, एडिशनल मोमेंट ऑफ मोमेंट रजिस्ट करने के लिए, जैसे पहले बताया था कि अगर एमयू क्या हो जाएगा, एमयू जो है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है और किसी बीम का लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमयू लिमिटिंग है और उसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब MU2, या इसको कर लो तो MU जो है MU लिमिटिंग, या इक्वेशन देख लो कि जितना सिंगली रेनफोर्स बीम लिमिटिंग होगा उससे ज़्यादा नहीं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लगा सकता है, लेकिन हमारा मोमेंट बहुत आ रहा है जो लोड की वजह से आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को इसके डिफरेंस के बराबर क्या ले लेते हैं, एडिशनल स्टील ले लेते हैं। एडिशनल स्टील कंस्टिट्यूट करता है टेंशन जोन में भी और कंप्रेशन जोन में भी, दोनों जोन में। अब देख लो कि अगर टेंशन जोन में रखा हुआ है तो इसका इफेक्टिव अब डी हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा जो कंप्रेशन जोन में है इसका इफेक्टिव कवर हो जाएगा डी डैश, और यहाँ से इसके सेंट्रोइड से इसके सेंट्रोइड तक की दूरी हो जाती है डी माइनस डी डैश, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब इसमें यही लिखा गया है कि जो सेक्शन 1 है, ये वाला सेक्शन है, तो उसमें क्या करते हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड का बैलेंस सेक्शन है। अब सिंगली रेनफोर्स का बैलेंस सेक्शन है तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एम्बिल्यू लिमिटिंग के बराबर, और एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, AST1। ठीक है, अब सेक्शन 2 में आओ, या सेक्शन में आओ, तो ये वाले सेक्शन में कंस्टिट्यूट कितना करेगा, इतने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को रजिस्ट करने के लिए, इतना मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए कितना एक्स्ट्रा हो रहा है मोमेंट सिंगली रेनफोर्स से, उसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, स्टील डालना होगा। कितना मोमेंट होगा, तो टोटल मिला करके ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, या मतलब ये वाली। तो MU जो हमारा एडिशनल स्टील पड़ा हुआ और जो हमें सिंगली रेनफोर्स बीम में जो हमारा स्टील पड़ा रहता है, दोनों को सम को बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का डबली रेनफोर्स बीम का मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका एनालिसिस पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग का ये कोई डबली रेनफोर्स बीम का जो है क्रॉस सेक्शन है, हम लोग का स्टील टेंशन जोन में प्रेजेंट है, स्टील कंप्रेशन जोन में प्रेजेंट है। इसका इफेक्टिव डेप्थ डी है टेंशन जोन की स्टील का, और इसका इफेक्टिव कवर क्या है, कंप्रेशन जोन के स्टील का डी डैश है। ठीक है, और ये कोई न्यूट्रल एक्सिस है XU। हम लोग लिमिटिंग LSM में पढ़ते हैं कि हम लोग का जो रिलेशन होता है, तो कैसा रिलेशन होता है, पैराबोलिक रिलेशन होता है। WSM में क्या होता है, लीनियर रिलेशन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और नीचे क्या पढ़े थे कि हम लोग कंक्रीट का जो होता है क्रैक होता है, इसलिए कंक्रीट का पोर्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्टील वाला लगा रहता है। स्टील वाला कितना लगता है, टेंसाइल फोर्स 0.87 FY AST। ठीक है,
अब हम लोग जानते हैं कि जो C1 है कंक्रीट का है, कंक्रीट में कंप्रेशन जोन कंप्रेसिव फोर्स को रजिस्टर कंप्रेसिव फोर्स रहता है, तो इसलिए C1 एक्ट करेगा किसके, इसके जो है वो सेंट्राइड पे ऐड करेगा कितना, पुराना वाला 0.42 XU। अब जो ये एडिशनल स्टील है ये भी तो एक्ट करेगा, ये इसके वजह से तो कंप्रेसिव फोर्स आएगा, कितना आएगा C2। ठीक है, तो C1 क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स, C1 हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू द कंक्रीट एंड C2 हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू द स्टील इन द कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन में जो स्टील पड़ी हुई है उसके लिए। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी D डैश, C2 क्यू आउटर मोस्ट फाइबर से कितनी डिस्टेंस होगी D डैश, और C1 वही पुराना वाला है 0.42 XU। अब इसमें क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या है, B हो जाता है विथ, XC हो जाता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, D हो जाता है इफेक्टिव डेप्थ, FSC क्या हो जाता है। अब इसमें FSC और FCC ASC तीन चीज होगा न्यू इंट्रोड्यूस हुआ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नया स्टील प्रेजेंट है, तो इसलिए तीन जो होगा एडिशनल बढ़ जाएगा। FSC क्या होता है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, D डैश क्या है, इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील, FCC क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट, ASC क्या है, इसका एरिया ऑफ स्ट्रेस इन एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, AST क्या है, एरिया ऑफ टेंशन स्टील। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकाल लेते हैं। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालते हैं, जो हमारा C1 होता है और C2 होता है, दोनों को सम करके हम लोग निकाल लेते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स। C1 जैसे पहले बताया कंक्रीट एरिया का कंप्रेसिव फोर्स है, और C2 है जो कंप्रेसिव स्टील जो है उसका जो है कंप्रेसिव फोर्स है। तो C1 जैसे पुराना वाला चल रहा था 0.36 FC के XUV, C2 के लिए ये फॉर्मूला होता है कितना कंप्रेसिव फोर्स एडिशनल स्टील लगाएगा, ये वाला FSC इंटू ASC, FCC इंटू ASC। तो FCC इंटू ASC क्या है, जब भी हम लोग जैसे यहाँ पे बार प्लेस किए तो यहाँ पे इतने एरिया को जो है वो एरिया ऑफ कंक्रीट का लॉस हुआ, तो वो लॉस बताता है FCC इंटू ASC। FCC इंटू ASC लॉस ऑफ कंक्रीट एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कंप्रेशन स्टील, कंप्रेशन स्टील के जरिए जो है उसके एरिया कितने लॉस ऑफ कंक्रीट एरिया है वो बताता है। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना, टोटल कंप्रेशन हो जाएगा C1 प्लस C2, दोनों को ऐड कर लेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल टेंशन वही पुराना वही वाला चलेगा 0.87 FY AST। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब डिटरमाइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टोटल टेंसाइल फोर्स को जो है वो बराबर कर लेते हैं, टोटल टेंसाइल और टोटल कंप्रेसिव फोर्स को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, हमारा टोटल कंप्रेसिव फोर्स इतना आया और टोटल टेंसाइल फोर्स इतना आया। अब दोनों को C=T करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएंगी, ये वाली इक्वेशन। अब ये वाली इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लेंगे XU के टर्म में। XU के टर्म में जब सॉल्व किए तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला तो इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन अगर कर सकते हो तो कर लो, वरना इसको और सिंपल करना है तो FSC की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है FCC से। ठीक है, बहुत ज़्यादा FCC से, तो वो कोई बड़ी चीज़ में से बहुत छोटी चीज़ माइनस करेंगे तो उसका नेग्लेजिबल इफेक्ट आता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि FCC को निगलेक्ट कर लेते हैं। FCC कैन बी निगलेक्टेड। FCC को जब निगलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे बचता है कि XU = 0.87 FY AST माइनस FSC इंटू ASC अपॉन 0.36 FCK-B। यही जो इक्वेशन है वो इक्वेशन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए काम आएगा। ठीक है, ये हुआ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिटरमाइन करने के लिए वीडियो। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डिटरमाइन किया जाता है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसका प्रोसीजर। ठीक है, तो सीरियल वाइज जो है वो पूरा जो है वीडियो देखना है, तभी समझ में आएगा। डबली रिइंफोर्स्ड बीम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखो
और जितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिस सीरियल से अपलोड कर रहे हैं उस सीरियल पे ही देखो, ठीक है। और बीच बीच में छोड़ो मत। और जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कर दिया है, बता दिया था सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए, उसको न्यूमेरिकल वाले वीडियो देखो, ना न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे, कैसे सॉल्व किया जाता है, उससे आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व होता है कैसे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर टेक केयर।